हेलो स्टूडेंट, मैं निर्भय एमिंग हाई हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। आज हम लोग एक नए सब्जेक्ट के नए चैप्टर के साथ मिल रहे हैं इस वीडियो में। आज का जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग फिजिक्स खत्म हो गया या फिजिक्स हम लोग छोड़ देंगे। फिजिक्स में अब छोटा छोटा पोर्शन बच गया है, अच्छे पोर्शन में एक साउंड बचा हुआ है। ऑलमोस्ट जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम लोग क्लियर कर चुके हैं। तो उन सारे पोर्शन को हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ लेंगे, बीच बीच में 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो ला लगे पढ़ लेंगे। फिजिक्स को अच्छे से खत्म करेंगे, आप टेंशन ना लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे को केमिस्ट्री का भूत सवार था कि सर जल्दी केमिस्ट्री शुरू कर दें, तो मैं आप ही लोग के लिए हूं, तो आप लोग का डिमांड मैं हमेशा पूरा करते रहूंगा। तो मैं इसी को ध्यान में रखते हुए केमिस्ट्री को शुरू किया हूं आज। इससे पहले एक बात कर लूं कि कल हम लोग टेलीग्राम के बारे में बात किए थे कि टेलीग्राम ग्रुप अपना बना हुआ है। उसमें बहुत सारा बच्चा जुड़ना चाह रहे थे बट नहीं जुड़ पा रहे थे क्योंकि उसमें परमिशंस नहीं दिया गया था, तो उसमें कुछ फॉल्ट हो गया था। तो आज अब से आप जाइए अपने फोन में टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए और वहां के उसके सर्च बार में आप क्रैक CRACK क्रैक पॉलिटेक्निक करके आप सर्च कीजिएगा, या यहाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से आप जुड़िएगा। या इतना होने के बाद अगर आप नहीं जुड़ पा रहे हैं क्रैक पॉलिटेक्निक में, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना नंबर सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको वहां पे ऐड कर दूंगा। क्योंकि वहां पे आपको हर चीज का जानकारी मिलता है कि कब वीडियो कौन सा आने वाला है। कल का मैं फिजिक्स का PDF भी उसी में डाल देता हूँ। कभी कभी PDF अगर आने में लेट हो जाएगा तो मैं उसमें आपको डाल दिया करूंगा। तो आप वहां पे जुड़ेंगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा और आप मेरे से अपनी बातों को कह पाएंगे कि हाँ सर ये कीजिए, क्या करना चाहिए। ठीक है, हम लोग वहां पे बहुत सारी बातें करेंगे। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे और जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है, आज हम लोग केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक केमिस्ट्री का ABCD पढ़ने वाले हैं। हाँ, केमिस्ट्री का ABCD, जैसे आप कोई इंग्लिश पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले आपको ABCD पढ़ा जाता है। अगर हिंदी पढ़ने जाते हैं तो क ख ग पढ़ा जाता है। मैथ पढ़ने जाते हैं तो पहड़ा बोलिए या उसको टेबल बोलिए, 1 2 3 ऐसे करके पढ़ा जाता है। वैसे ही अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ना है तो केमिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको एटम के बारे में, केमिस्ट्री का एटम क्या होता है, ABCD क्या होता है, एटम होता है। एटम क्या है इसके बारे में आपको समझना होगा। तो एटम के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट बहुत कुछ कहे हैं, लेकिन एक साइंटिस्ट हैं जो सबसे पहले या उनसे भी पहले कुछ लोग कहे हैं, अपने बाबा भी हैं, अपने बाबा लोग भी इसके बारे में, अपने बाबा लोग मतलब ऋषि महर्षि लोग भी इसके बारे में कुछ कहे हैं। उन लोग की बातें भी करेंगे हम लोग। लेकिन जो वैलिड एक साइंटिस्ट है, क्या नाम था उनका, डाल्टन्स। सब लोग आपको जानते हैं कि डाल्टन्स ने एटॉमिक थियरी दिया था जिनका वैलिड माना जाता है। डाल्टन्स बहुत पहले ऐसा कह चुके थे कि दुनिया में अगर किसी चीज को काटते जाओगे काटते जाओगे काटते जाओगे, मान लो ये है, इसको काटते गए, ये 2 पार्ट में हो गया, फिर इसका 2 पार्ट, फिर इसका 2 पार्ट, काटते गए काटते गए काटते गए काटते गए, काटते काटते एक छोटा सा लास्ट में एकदम छोटा सा ऐसा पीस मिलेगा जिसको और आप नहीं काट सकते हो। उसी को उन्होंने एटम कहा, मतलब परमाणु कहा। बोला कि ऐसा अनकट चीज, मतलब जिसको ऐसा स्मॉलेस्ट चीज जिसको और नहीं काटा जा सकता है और नहीं विभाजित किया जा सकता है, उसको एटम कहते हैं। ठीक है, तत्व और क्या कहा था उन्होंने, तत्व का वह छोटा से छोटा भाग जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। और एटम जो होता है ना, वो केमिकल रिएक्शंस में भाग लेता है। अच्छा, मैं आप आज की वीडियो में ये भी बोल देता हूँ कि आप अपना नोट्स भी बनाते चलेंगे। मैं जो बोलूंगा, देखिए सब कुछ लिखना पॉसिबल नहीं है, मेरे बातों को गौर करेंगे आप, उसको भी ध्यान में रखेंगे। मैं बहुत कुछ बोलूंगा जिसको आपको ध्यान में रखना है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको यहाँ पे लिख दिया हूँ। ठीक है, तो वो उन्होंने कहा था कि तत्व का वह छोटा से छोटा भाग जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। वह तत्व, एलिमेंट का वह सबसे छोटा भाग जो किसी केमिकल रिएक्शंस में भाग ले सकता है, लेकिन वो अकेला नहीं रह सकता है, फ्री नहीं रह सकता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शंस बट इट नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट। क्लियर है, ये किसी ना किसी फ्री स्टेट का मतलब किसी ना किसी के साथ जुड़ के रहेगा, ये अकेला नहीं रहेगा। तो इन्होंने क्या कह दिया कि सबसे छोटा पार्टिकल्स है एटम, जिसको और काटा नहीं जा सकता है, अनकट, जिसको और काटा नहीं जा सकता। ठीक है, अनकट। क्लियर है, इन्होंने इतना कह के एटम का डिफिनेशन बता दिया और इन्होंने बोला कि इसी एटम से मिलके दुनिया का हर चीज बना हुआ है। इसी एटम से मिलके दुनिया का हर चीज बना हुआ है। जितना भी आप पदार्थ जानते हैं, पदार्थ कहने से सॉलिड, लिक्विड, गैस, मतलब ठोस, द्रव और गैस जितने भी बने हुए हैं एटम से मिलके बने हुए, और वो सबसे छोटा
पार्टिकल, जैसे अपने बॉडी, अपना बॉडी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं कि अपना बॉडी किससे बना होता है, सेल से मिलकर बनता है। सबसे छोटा, अगर आपके बॉडी का सबसे छोटा चीज पूछा जाए तो सेल है। वैसे ही किसी भी जैसे कोई वर्ड लिखते हैं, मतलब लिखते हैं एप्पल, तो एप्पल, एप्पल का सबसे छोटा पार्ट क्या है, उसका अल्फाबेट लेटर। वैसे ही एटम का किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा पार्ट क्या होता है, एटम। लेकिन भाइयों स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इन्होंने जो बात कहा था वो बात ज्यादा दिन तक सही नहीं रहा, और बाद में एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम क्या था, एक रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट आए, और उन्होंने एक अल्फा स्कैटरिंग किया, अल्फा स्कैटरिंग किया। और अल्फा स्कैटरिंग आप पढ़े होंगे अपने क्लास में। करने के बाद उन्होंने बता दिया कि नहीं, एटम को भी तोड़ा जा सकता है, एटम के भी अंदर 3 और पार्टिकल्स होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। एटम के अंदर भी 3 छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पहले मैं इनका बात कर लूं। एटम शब्द का मतलब क्या होता है, अविभाज्य, इनडिविजिबल, जिसको और काटा नहीं जा सकता। इसका नामकरण कौन किया था, डाल्टन ने किया था। भारत के महान, बोले ना कि एक अपने भी महान ऋषि थे, कनद, आपके बुक में भी दिया गया था। महान ऋषि कनद के अनुसार भारत सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना हुआ है, जिसे एटम कहते हैं, परमाणु कहते हैं। कनद ऋषि ने कहा था कि दुनिया के जितने भी पदार्थ हैं, मतलब कि तत्व हैं, पदार्थ हैं, मतलब जितने भी वस्तुएं हैं, सब बहुत छोटे कण से मिलकर बना हुआ है। छोटे छोटे कण से, कण कैसे मिल, जिससे कैसे छोटे छोटे ईंट से मिलकर घर बना होता है, तो वैसे ही दुनिया का हर चीज एक बहुत छोटे छोटे कण से मिलकर बना हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं, एटम। आई होप कि अब एटम में आपको दिक्कत नहीं होगा, एटम के बारे में समझ पाए होंगे। चलिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में समझे कि एटम होता कैसे है। तो इन्होंने जो, पहले ये देखने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि एक एक्सपेरिमेंट किए रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट, आगे चल के उनके जाने के बाद, और उनके बातों को वो गलत काट दिए। कैसे गलत काटे, देखिए इन्होंने क्या किया, ये गोल्ड फॉइल लिया, एक सोने का ये परत, ये गोल्ड सोने का एक बहुत पतला सा फॉइल लिया, प्लेट टाइप बहुत पतला, और एक यहाँ पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिए, मतलब कि रेडियो सक्रिय पदार्थ लिए। आपको पता है रेडियो सक्रिय पदार्थ से एक कण यहाँ से निकलता है, जिसको अल्फा कण कहते हैं, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब धनात्मक होता है। वो यहाँ से जब इस पे फॉल कराए, इस एटम पे बहुत सारा लाइन यहाँ से निकल के गया, बहुत सारा लाइन निकल के गया यहाँ पे, तो वो बहुत सारी बातें को ऑब्जर्व किए। उन्होंने क्या देखा कि इसमें बहुत सारा लाइन जो जा रहा है, वो यहाँ से निकलने के बाद सीधे निकल जा रहा है। बहुत सारा लाइन, बहुत सारा लाइन, मतलब कि यहाँ से निकलने के बाद सीधे निकल जा रहा है। कुछ लाइन जो है यहाँ पे सीधे जाने के बाद ऐसे डेविएट हो जा रहा है, कुछ लाइन यहाँ से ऐसे जाने के बाद डेविएट हो जा रहा है, और कुछ जो लाइन है, बहुत कम लाइन, 1 या 2 लाइन, 1 लाख में 1 या 2 लाइन यहाँ पे जाने के बाद फिर अपने ही रास्ते में चला रहा है। मतलब कि यहाँ से परमिशन इसको नहीं मिल रहा है। अगर आपको गेट बंद रहेगा तो वहां से जाइएगा और आप लौट जाइएगा, तो इसका मतलब कि यहाँ से परमिशन नहीं मिल रहा है इसको जाने के लिए। तो इन सब चीजों को ऑब्जर्व करते हुए उन्होंने 2-3 कंक्लूजन निकाला। क्या कंक्लूजन निकाला, पहले मैं आपको दिखा दूं कि क्या क्या ऑब्जर्व किए। पहला ऑब्जर्वेशन था कि बहुत सारा अल्फा कण पॉजिटिवली चार्ज होता है, आप ध्यान रखेंगे, गोल्ड फाइल पे पास हो जा रहा है, बिना विचलित हुए, बिना डेविएट हुए, बहुत सारा अल्फा कण पास हो जा रहा है। तो उन्होंने इस रिजल्ट पे पहुंचा, रिजल्ट पे क्या पहुंचे कि देखिए कहीं से कोई चीज पास हो जा रहा है, इसका मतलब उसको खाली जगह मिल रहा है तभी तो पास हो रहा है। तब उन्होंने ये बताया कि परमाणु जो होता है, मतलब एटम के अंदर बहुत सारा खाली जगह होता है। ऐसा नहीं है कि एटम एकदम खचाखच भरा होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से, नहीं, उसमें कहीं बहुत सारा जगह खाली होता है। तो ये पहला कंक्लूजन कि एटम के अंदर क्या होता है, जगह खाली होता है। इसके बाद दूसरा क्या उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि कुछ कण जब देखा, कुछ जो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल्स है, वो विचलित हो रहा है, और थोड़ा सा विचलित हो रहा है, ऐसे जाके ऐसे विचलित हो जा रहा है। तो उनको ऐसा लगा कि देखो ये तो भाई पॉजिटिव चार्ज है, अगर इधर कोई आसपास में कोई पॉजिटिव चार्ज बैठे रहेगा तो ये जाएगा तो इसको भगाएगा। आपको देखे ना, 2 चुंबक जब एक ही पोल एक तरफ करते हैं तो उसको धक्का मारता है, तो वैसे ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होगा, ये इसको धक्का मारा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इधर कहीं आसपास में पॉजिटिव चार्ज है, सेम चार्ज है, तभी इसको धक्का मार रहा है। तो उन्होंने क्या लिखा कि धन आवेश परमाणु के अंदर बहुत कम जगह पे पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम आर ऑक्युपाई इन वेरी लिटिल स्पेस। तो उन्होंने यहाँ से ये पता लगाया कि परमाणु के अंदर, एटम के अंदर बहुत कम जगह पे पॉजिटिव चार्ज भी है, लेकिन बहुत जगह खाली है। मतलब अगर मान लो 20,000 लाइन वहां से निकला
तो 10,000 या 15,000 लाइन क्या हो गया, ऐसे डायरेक्ट पास हो गया बिना डेविएट हुआ। तो इससे पता चला सबसे ज्यादा खाली जगह है। उसके बाद कुछ लाइन जो है वो ऐसे डेविएट हुआ, तो उनको ऐसे पता लगा कि इस पे कोई सेम चार्ज है। ठीक है, मैं यहाँ पे कंक्लूजन आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे कुछ परमाणु के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज भी है। इसके बाद कुछ देखे कि जो 1000 में से लगभग एक जो अल्फा कण है वो जाता है और अपने रास्ते से डेविएट होके चला आता है। तब उन्होंने क्या पता है कि नाभिक मतलब कि जो एटम है उसके सेंटर में, और ये जनरली देखिए कि जो बीचों बीच जो लाइन जा रहा है ना, वही लाइन इधर जाके लौट जा रहा है। तब इन्होंने ये भी बात कहा कि इसके बीच में कुछ है और जो है वो जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए आपको मैं पहले बता दिया कि ये जो अल्फा पार्टिकल निकल रहा है वो पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज होता तो उसको तो डेविएट कर दिया, वो तो बात चला गया। अगर यहाँ पे डायरेक्ट एक कोई लाइट आ रहा है तो अगर ये नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इसको, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो इसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है, उसको भगा दे रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज रहता तो इसको ऐसे कुछ करके या कुछ करके डेविएट करता, वो भी नहीं हो रहा है। ये ऐसे जा रहा है और अपने रास्ते में लौट के आ जा रहा है। तो इससे ये पता चला कि यहाँ पे कोई डेंस है, कुछ तो है जो ना इसको पकड़ रहा है ना इसको डेविएट कर रहा है। तो इससे ये पता चला कि यहाँ पे एक न्यूट्रॉन भी है, मतलब नाभिक भी है या न्यूट्रॉन कहिए, जिससे कोई चार्ज नहीं है, जो कि इसको आराम से इसको इधर भेज दे रहा है। तो ये 3 बातों पे पहुंचे, और ये पहुंचे कि जो बहुत कम हो रहा था, मतलब कि 1 लाख में से 1 लाइन के साथ ऐसे हो रहा था। तो इसका मतलब कि जो इसका एरिया है बहुत कम हो रहा है। ठीक है, 3 बात। तो यही से पता चला कि जो परमाणु होता है, जो एटम होता है, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ होता है। क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, परमाणु के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। शॉर्ट टर्म में आप सब लोग समझे हुए कि ये मान लो एटम है, तो इसके बीच में न्यूक्लियस में, इसके बीच वाले को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं या नाभिक बोलते हैं। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, और इसके कक्ष में, इसमें क्या बोलते हैं? सेल में, आउटर सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। सबके बारे में पढ़ ले, तीनों के बारे में कि क्या क्या होता है, शॉर्ट में पढ़ेंगे हम लोग। करने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम लोग अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो कण होता है, 3 तरह का कण होता है, अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन आपको पता है, सब जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणात्मक चार्ज होता है उस पर, -1। और उस पर अगर चार्ज की बात करें कितना कूलम्ब होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये माइनस यहाँ पहले से लगा होता है क्योंकि ऋणात्मक होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इसकी द्रव्यमान की बात करें तो ये सब वैल्यू आप ध्यान में रखेंगे, ये सब डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में, ऑप्शंस में दे दिया जाता है, तो इसलिए आपको इसको रट जाना है। इसकी मास की बात करें तो 9.11 × 10⁻31 kg होता है। और इसको खोज किसने किया था? जे थॉमसन, मतलब जे थॉमसन। ठीक है, प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव +1 लिखा रहता है, तो प्रोटॉन समझेंगे आपको। ये इस पे भी उतना ही चार्ज होता है, लेकिन इसके आगे माइनस होता है, इसके आगे प्लस होता है। इस पे कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। इसका मास कितना होता है? 1.6726 × 10⁻⁻27 kg। और इसका मास कितना होता है? इसको खोज कौन किया था? रदरफोर्ड एंड गोल्डस्टीन। लास्ट वाला है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, इसका मास कितना होता है ये यहाँ पे लिख दिए गए हैं, और इसको खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक। तो क्लियर हो गया कि एटम के अंदर क्या क्या है। ये अगर एटम है तो इसके बीच में एक न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, और इसके बाहर में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियस कैसा चार्ज हो गया? आपको पता है प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज, तो पॉजिटिव + 0 मिलकर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो प्रोटॉन न्यूक्लियस कितना हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया, धन आवेशित हो गया। और इसके बाहर वाला एरिया क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, तो ऋण आवेशित हो गया, मतलब कि निगेटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, आई होप कि इतना समझ पाए होंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं कि किसी भी एटम का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। परमाणु द्रव्यमान, आपको पता है कि किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास होता है, उस एटम के सेंटर में प्रेजेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्या के सम के बराबर को क्या बोलते हैं? परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास। आपसे आपके एग्जाम में पूछ लेता है एटॉमिक मास किसी किसी का, तो हम लोग सब कुछ याद करेंगे, सब कुछ डिटेल से पढ़ेंगे। आज अपना इंट्रोडक्शन वीडियो है, और इसमें तो कहानी बहुत है, लेकिन मैं जानबूझ के टॉपिक को नहीं लंबा कर रहा हूं, क्योंकि मैं वही पढ़ाना चाह रहा हूं जो आपके एग्जाम में पूछता है। कभी डिटेल में पढ़ना हो तो हम लोग मिलेंगे कभी, तो पढ़ेंगे। क्लियर है? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक बटन को दबा दें।
नेक्स्ट क्या है, तो इसका तो और जो परमाणु द्रव्यमान है उसको जेड से डिनोट करते हैं, और पी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक नंबर। क्लियर है। अब ये पता है आपको, ये नाभिक में है, जो परमाणु है द्रव्यमान है वो नाभिक में है, न्यूक्लियस में है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये धन आवेशित होता है। न्यूक्लियस इसका क्या होता है, धन आवेशित, मतलब पॉजिटिवली चार्ज होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। इसके सेंटर में जो प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, दोनों का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, दोनों का मास बराबर होता है। आप ऊपर वैल्यू देखेंगे तो दोनों का मास लगभग बराबर है। और इलेक्ट्रॉन का योगदान लगभग ना के बराबर होता है। जो टोटल एटॉमिक मास होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का कोई योगदान नहीं होता है, ना के बराबर होता है, नगण्य होता है, नेग्लेजिबल होता है। क्लियर है। तो परमाणु द्रव्यमान मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास किससे मिलकर बनता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्लियर है, आप ध्यान में रखेंगे इस चीज को, आगे इसका अप्लाई होगा। नेक्स्ट क्या है, परमाणु संख्या मतलब एटॉमिक नंबर। तो किसी भी एटम के, परमाणु के सेंटर में, किसी भी एटम के सेंटर में जितना प्रोटॉन होता है उसी को क्या बोलते हैं, उसका एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब प्रोटॉनों की संख्या इक्वल्स टू परमाणु संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। मान लो ये कोई सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको क्या बताता है, कोई मान लो ये सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 आपको सबको याद है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो प्रोटॉन है इसके बीच में वो कितना है, 11 प्रोटॉन होगा। न्यूट्रॉन के बारे में ऐसा कुछ नहीं सकते कितना न्यूट्रॉन होगा, वो तो बाद में देखेंगे। और इसके इधर भी कितना होगा, 11 इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन ये तभी होगा जब ये जो आपका क्या होगा, एटम क्या होगा, न्यूट्रल होगा। सबके बारे में बात करेंगे क्यों न्यूट्रल कब एटम होता है। तो पहले आप इतना ध्यान रखेंगे कि जितना जो है प्रोटॉन वो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो एटॉमिक नंबर आपको किसी भी एटम का पूछेगा तो आप उसका प्रोटॉन बताएंगे। अब एक और बात यहाँ पे है कि कोई भी एलिमेंट है, मान लो कोई एलिमेंट है, मान लो सोडियम है, मान लो सोडियम है, यहाँ पे सोडियम पे अगर ऐसा लिखा हुआ है, मान लो ये Na है सोडियम, अगर यहाँ पे 11 और यहाँ पे 23 लिखा हुआ है, तो ये क्या बताता है, एटॉमिक नंबर को बताता है, और ये क्या बताता है, एटॉमिक मास को बताता है। तो आप अपने नोट्स में ये बात को लिख लेंगे कि ये मान लो कि कोई एटम X है, यहाँ पे जो लिखा गया है A और यहाँ पे लिखा गया है Z, तो ये क्या है, एटॉमिक नंबर, ये क्या है, एटॉमिक मास। नीचे क्या रहता है, एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या, ऊपर क्या रहता है, एटॉमिक मास मतलब परमाणु द्रव्यमान। क्लियर है, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए एटम जो होता है, एटम में दो पार्ट होता है। अभी हम आपको बताया कि एटम में दो पार्ट होता है। एक तो होता है न्यूक्लियस, ये हम लोग पढ़े कि ये एटम है तो इसका दो पार्ट है। यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस, और इसके बाहर क्या है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियस। इसके बाहर वाले को क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के, नाभिक के बाहर। तो नाभिक के अंदर क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। नाभिक के बाहर क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। नाभिक क्या हो गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, तो नाभिक क्या हो गया, धन आवेशित हो गया। लेकिन नाभिक का बाहर क्या हो गया, ऋण आवेशित हो गया, निगेटिवली चार्ज हो गया। अब इसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं कि किसी भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में तो पता कर लिए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के सेंटर में बैठा होता है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के सेंटर में बैठा होता है। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे रहता है, इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन कैसे रहता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ बैठे रहता है, इधर कैसे कैसे बैठा रहता है, तो आपको पता है। आप इसमें थोड़ा सा एक दो हिस्ट्री है, मैं डिटेल में उसका डिस्कशन कर दे रहा हूँ। एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने बोला कि देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो होता है, लेकिन पता है कैसे बैठे होता है। बोलता देखो आपके घर आप तरबूज देखे हो, हाँ देखा हूँ। तो तरबूज में जैसे ये एक रेड वाला पार्ट होता है, हर जगह भरा होता है, और उसका एक बीज होता है, बीज। तो आप रेड वाला पार्ट को ना, आप मान लो कि वो प्रोटॉन है। एक साइंटिस्ट ने कहा जितना भी रेड वाला पार्ट है वो क्या है, प्रोटॉन है, और जो उसका बीज है ब्लैक वाला पार्ट है सब इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से आप एटम रहता है, ऐसे उन्होंने बताया, लेकिन उनका थियरी गलत हो गया। एक साइंटिस्ट है नील्स बोर, उन्होंने क्या बोला कि देखो एटम, ये एटम है ना, एटम जो होता है, एटम ऐसे होता है, इसमें एक बहुत सारा इस तरह से होता है। ये एटम ऐसे ऐसे जो एटम जो होता है, एटम में जो इलेक्ट्रॉन जो होता है, मैं बता रहा हूँ कैसे होता है। उन्होंने बताया कि जो जैसे ये आपका जैसे ये आपका सोलर सिस्टम है, जैसे सन है, मून है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे बैठे रहते हैं और ऐसे ऐसे चक्कर काटते रहते हैं। ठीक है, चक्कर काटते रहते हैं। लेकिन इनका थियरी भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि अगर ये ऐसे चक्कर काटते रहेंगे, मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चक्कर काटना शुरू किया, करते आगे एक बार न्यूक्लियस में गिर जाएगा, नाभिक में गिर जाएगा। जैसे ही नाभिक में गिरेगा तो नाभिक डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
तो ऐसा तो होता नहीं है, एटम जो होता है वो कभी बर्बाद नहीं होता है, ना टूटता है ना फूटता है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो ऐसा होता तो इनका भी गलत हो गया। तो जो सही क्या है, सही हम लोग एक साइंटिस्ट दिए, उनका हम लोग पढ़ेंगे सही क्या था। उन्होंने कहा कि देखिए ऐसे होता है कि ये एटम हो गया, इसका ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के बाहर ऐसे ऐसे एक सेल होता है, ऐसे ऐसे सेल होता है, ठीक है। उसी सेल में इलेक्ट्रॉन रहता है और हर सेल का अपना अपना एनर्जी होता है। इस सेल का इलेक्ट्रॉन का अलग एनर्जी होता है, अलग ऊर्जा होता है, इस सेल का इलेक्ट्रॉन का अलग ऊर्जा होता है, और इस सेल का इलेक्ट्रॉन अपने ही सेल में क्या करता है, चक्कर लगाता है। इस सेल का इलेक्ट्रॉन अपने ही सेल में चक्कर लगाता है। कभी कभी क्या होता है, ये लोग अपने सेल को छोड़कर दूसरे सेल में भी जाते हैं, आते हैं। इन सब बातों पे बात करेंगे। जब ये एक सेल से दूसरे सेल में जाते हैं, मतलब अगर और जैसे जैसे आप नाभिक से दूर जाते हो, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते हो, इनका एनर्जी क्या होता है, बढ़ते जाता है। मतलब यहाँ पे जो होगा वो कम एनर्जेटिक होगा, इससे दूर थोड़ा होगा उसके पास ज्यादा ऊर्जा होगा, इससे दूर का होगा वो ज्यादा ऊर्जा होगा। तो जब वो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको जैसे जैसे दूर जा रहे हैं उसको हायर एनर्जी लेवल बोलेंगे, उच्च ऊर्जा वाला सेल बोलेंगे। तो यहाँ से जब यहाँ इलेक्ट्रॉन आता है तो उस समय जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आता है तो एनर्जी रिलीज होता है। जब लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाता है तो आपको एनर्जी देना पड़ता है, ऊर्जा देना पड़ता है। इन सब बातों पे हम लोग ध्यान करेंगे। पहले तो आप ये समझ लिए, तो इस तरह से रहते हैं अगर, ठीक है, बहुत सारा सेल होता है, ठीक है, आप कह दिए कि बहुत सारा सेल होता है, तो कौन सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा ये कौन डिसाइड करेगा, तो ये डिसाइड करेगा ये फॉर्मूला कि एक सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। सबसे पहला जो सेल आता है उसको के बोलते हैं, उसके बाद जो सेल आता है उसको एल बोलते हैं, उसके बाद एम और एन, और इसी तरह से आपका चलते चलता है। तो सबसे किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है ये इससे पता है कि 2n², मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल क्या होता है, फॉर्मूला 2n²। एन क्या है, सेल का संख्या, के सेल को 1 बोलते हैं, एल सेल को 2 बोलते हैं, एम सेल को 3, ऐसे इसको 4। जैसे जैसे दूर बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएगा 4 5 6 ऐसे, ठीक है। तो किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा आपसे ये पूछा जाता है। तो देखिए के सेल का वैल्यू 1, एल सेल का वैल्यू 2, एम सेल का 3 4। तो के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 इंटू एन के जगह पे क्या रखेंगे 1, क्योंकि एल का वैल्यू कितना है, के का वैल्यू 1 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। एल सेल में कितना रहेगा, 2 इंटू 2 2 के पावर स्क्वायर, तो 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा। एम सेल में कितना रहेगा 18 रहेगा, और एन सेल में कितना रहेगा 32 रहेगा। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाता है कि किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसके बाद आपसे पूछा जाता है एक टर्म है आइसोटोप एंड आइसोबार। इन सब इस पे वैलेंसी की बात करेंगे, इसका कौन पॉजिटिव है, कौन इलेक्ट्रॉन लेगा, कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इन सब बातों पे हम लोग बात करेंगे। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है तो सिर्फ आप थोड़ा थोड़ा चीजों को समझे। एक और टर्म आपसे पूछा जाता है आइसोटोप और आइसोबार। आई होप कि इसके बारे में सबको आता होगा, फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ। समस्थानिक और समवारिक। आइसोटोप किसको बोलते हैं, जिसमें एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट हो। मतलब परमाणु संख्या तो सेम होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार अलग अलग होता है। जैसे देखिए ये हाइड्रोजन है, आपको यहाँ पता था कि यहाँ पे जो लिखा हुआ था वो परमाणु संख्या, देखिए इसके नीचे तीनों में क्या लिखा है 1 1 1, लेकिन यहाँ पे सब क्या लिखा है 1 2 3। तो ये तीनों में परमाणु संख्या तो सेम है, एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है। तो ये क्या है, एक दूसरे के आइसोटोप। ये हाइड्रोजन के सब आइसोटोप हैं। इनका नाम पूछा जाता है। जो H1 वाला जो आइसोटोप होता है उसको प्रोटियम बोलते हैं। H12 वालों को क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम। इसको क्या बोलते हैं, ट्राइटियम। इसके बारे में आपको बता दूं कि उसको हेवी वाटर भी बोलते हैं। हेवी वाटर में भी ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O उसका यूज होता है, ठीक है। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये तीन क्या है, समस्थानिक है, आइसोटोप है हाइड्रोजन के। अब यहाँ पे दूसरा क्या है, आइसोबार। आइसोबार में क्या होता है, एटॉमिक मास सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। परमाणु द्रव्यमान तो समान होता है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होता है। जैसे ये दो, देखिए ये दो एटम है, ये आर्गन है, इसका एटॉमिक नंबर 18 है, और ये पोटेशियम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 19 है। तो इसका एटॉमिक मास कितना है 40, और इसका, दोनों का एटॉमिक मास तो सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। मतलब नीचे वाला क्या है, दोनों डिफरेंट है और ये सेम है। तो ऐसे एटम्स को क्या बोलते हैं, आइसोबार्स, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर अगर सेम रहेगा दो एटम का, तो इससे क्या पता चलता है कि उसके जो नाभिक में, मतलब न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है वो सेम है।
तो जब भी आइसोटोप्स होते हैं सबके प्रोटॉन समान होता है लेकिन न्यूट्रॉन भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि उसका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। एटॉमिक मास किसका सम होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब दो एटम है, मान लीजिए ये 1 है, ये जब दोनों सेम है, ये दोनों सेम है और ये भिन्न भिन्न है, तो ये भिन्न कब डिफरेंट कब होता है सकता है? जब ये दोनों डिफरेंट होगा। तो आइसोटोप्स में क्या होता है? प्रोटॉन सेम होता है लेकिन न्यूट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट होता है। और आइसोबार में क्या होता है? प्रोटॉन डिफरेंट होता है लेकिन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग बराबर होता है। समेशन ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल होता है। आई होप कि आप थोड़ा सा कुछ समझ पाए होंगे इस चैप्टर में। हम लोग केमिस्ट्री को डिटेल्स में पढ़ेंगे। आज अपना इंट्रोडक्शन था, तो आज के लिए इतना ही। आप इस चीज को रिवाइज करके रखेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, ठीक है। फिजिक्स के बारे में आप टेंशन ना लेंगे, बीच बीच में मैं क्या मतलब फिजिक्स में ये एक चैप्टर केमिस्ट्री का खत्म हो जाए तो उसके बाद मैं फिजिक्स लाऊंगा, या फिर कभी मैथ के टाइम पे फिजिक्स ला दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम में आप ऐड हो जाएं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें और इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। टेलीग्राम के लिए आप अपना नंबर अगर नहीं जुड़ पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नंबर सेंड कर दें। चलिए, और आज शाम को भी मैथ का वीडियो आएगा तो आप उसको भी देखेंगे। आप वीडियो शेयर नहीं कर रहे हैं, प्लीज अपने दोस्तों में शेयर करें। जितना शेयर करेंगे उतना ही आपको ज्यादा मजा आएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए आप एमिंग हाई हिंदी यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।